गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 3, जो कि काव्य खंड का तीसरा पाठ है। हमने गद्य खंड के 4 पाठ पढ़ लिए थे और काव्य खंड के भी 2 पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, सेनापति। सबसे पहले हम सेनापति के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेंगे। मैं बता देती हूँ आपको, सेनापति किस काल के कवि थे। सेनापति रीति काल के कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्तिकाल में सूरदास और तुलसीदास थे। रीतिकाल की भी 3 शाखाएं थे। इसमें 3 प्रकार के कवि थे: रीतिमुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि और रीतिसिद्ध कवि। जिसमें रीतिसिद्ध कवि में आते हैं बिहारी जी और रीतिमुक्त कवि में आ जाते हैं आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद। ये सेनापति हैं जो रीतिबद्ध कवि थे। तो रीतिबद्ध कवियों में भी प्रकृति का चित्रण करने वाले सेनापति थे। तो अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार के में विक्रम संवत 1616 में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। पितामह यानी दादा। इनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताएं हैं। कहते हैं कि सेनापति ने जो भी पद्य काव्य लिखे हैं वो सब सीतापति के प्रसाद से मिला है। सीता के पति यानी श्री राम से इन्हें ये सब कुछ मिला है। सब कवि कान दे सुनत कविताएं हैं। सब जो कवि हैं उनकी जो कविताएं हैं उनको तो सब ऐसे ही कान दे के सुनते हैं, लेकिन इनकी कविता पर बहुत ही चर्चा होती है। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। कहते हैं कि जब ये कविताएं लिखते थे तो ये सेनापति उपनाम से लिखते थे, लेकिन इनका मूल नाम अभी भी किसी को नहीं पता है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्ध हस्त थे। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था श्लेष अलंकार के बारे में कि एक ही शब्द से 2 अर्थ जुड़े रहते हैं या 2 से अधिक अर्थ भी मिल जाते हैं। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्ध हस्त थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं और इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्यकल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्यकल्पद्रुम जो अप्राप्य है, यानी वो अभी तक नहीं मिली है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कविताओं में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुकरण किया। इनकी जो कविता हैं वो श्लेष अलंकार में हैं और इन्होंने जो छंद का प्रयोग किया है वो है कवित छंद का प्रयोग। कवित में मैंने आपको बताया था 31 वर्ण होते हैं। अलंकार संप्रदाय का इन्होंने अनुसरण किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे। जब हम इनके कवित पढ़ेंगे तो उसके बाद में जब हम विशेष व्याख्या के बाद विशेष लिखते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है कि ये ब्रज भाषा में है और यह श्लेष अलंकार में है, ठीक है ना। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। इन्होंने शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है जैसे कोई सेनापति सेना में प्रयोग करता है, उसी प्रकार इसीलिए इन्हें सेनापति कहा गया है। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य इनके काव्य की विशेषता है। पाठ परिचय देखिए। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्ष्यों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार राजा जाता है तो उसके साथ चारों सेनाएं होती हैं, उसी प्रकार जब वसंत ऋतु आती है तो तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। यहाँ पे कोयल को बताया गया है चारण की भांति कि जिस प्रकार राजा युद्ध में जाता है
तो चारण या भाट लोग होते हैं, उनके यशोगान का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर गुणगान कर रही है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकांकी गमन नहीं करता। वसंत ऋतु को राजा की तरह बताया गया है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय बन जाती है। नयनाभिराम यानी सुंदर लगने वाली आँखों को। मानसून का आगमन इस कृषि देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आँखों के आगे साकार कर दिया है। और शीत ऋतु चौथा पद है, वो शीत ऋतु के बारे में बताया गया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया, यानी जो शीत ऋतु आई है इसके कारण सारी प्रकृति पराजित हो गई है, अर्थात सारे फूल वगैरह सब वो मुरझा गए हैं। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक लग रही है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है, यानी जब अत्यधिक शीत ऋतु होती है तो सूरज का तेज भी ऐसा लगता है कि धीमा पड़ गया है। अलाव की अगाव को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन है, सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। कालजयी नहीं, अमर कवि। धन्यवाद।